शेड्यूल के हिसाब से रोहतक ज़िले के अंदर 2 दिन मतदान होना है। 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के मतदान होना है और 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिला परिषद और पंचायत समिति की काउंटिंग स्टेट लेवल पर एक ही दिन होगी। पंच और सरपंच की काउंटिंग मतदान के तुरंत बाद गाँव के अंदर ही होगी और वहाँ पर वो चुनाव नतीजे डिक्लेयर करने के बाद में पार्टीज वापस आएंगी। हमारी पूरी नामांकन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी, सिंबल अलॉटमेंट और विड्रॉल की पूरी हो चुकी है। आज से हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। पूरे ज़िले के लिए हमारे जितने भी बूथ हैं 529, उनकी पोलिंग पार्टीज़ फॉर्म कर दी गई हैं, नोटिस उनको चले गए हैं और आज सेकंड जो फेज़ है हमारा रिहर्सल का वो चल रहा है इस वक्त भी। इस ट्रेनिंग के बाद में 8 और 11 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच होंगी। जिला परिषद में सभी 14 वार्ड्स के अंदर चुनाव होना है। इसी तरह से पंचायत समिति के भी सभी वार्ड्स में चुनाव होगा। सरपंचीज़ के भी सभी यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ पंचीज़ के अंदर हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में अनअपोज्ड पंचीज़ निर्वाचित हुए हैं और कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो रिमेनिंग जो वार्ड बच गए हैं पंचों के, वहाँ पर हमारा चुनाव 9 और 12 को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं। ज़िले के अंदर जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेजेस थे वो आइडेंटिफाई हमने किए हैं। कैंडिडेट्स फाइनलाइज होने के बाद में एक सेकंड राउंड की एक्सरसाइज चल रही है कि कैंडिडेट की वजह से अगर कोई सेंसिटिविटी होती है तो उसके आधार पर एक बार दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव विलेजेस बढ़े तो नहीं हैं। अदरवाइज़ सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या मतदान के लिए जो बॉक्सेस यूज़ किए जाने हैं और बाकी जो सामान है वो रेडी है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आप लोगों की तरफ से कल लाइसेंस जमा कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन सूचना ये आई थी कि 50% ही जमा हुए हैं और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गन जमा नहीं कराए, तो उसको लेकर के क्या चल रहा है? कोई भी निर्देश जो चुनाव के दौरान दिए जाते हैं वो कानूनन अगर उसकी पालना नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त जब ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आप अपने सभी वेपन्स को जमा करा दें, तो अगर उसके बाद में कोई भी रखता है तो वो अवैध हथियार माना जाएगा और ऐसा मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इवन अगर वायलेशंस ये लगती है विलफुल है तो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा सर, सर्वसम्मति से कितनी पंचायतें चुनी गई है, कितने पंच और मेंबर चुने गए? हमारे इलाके में सिर्फ मैंने बताया 25 अनअपोज्ड चुने गए हैं और उनका टोटल नंबर 1837 में से 1192 अनअपोज्ड हैं और 53 ऐसे वार्ड हैं जहां पर किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं भरा है। रीजन क्या देख रहे हैं सर कि क्यों नहीं करा? चौधरियों पर इलाका है और वही लड़ रहे हैं तो चौधरी तो बिना लड़े हुए चौधरी होते हैं ना, लड़ाई के बाद थोड़ी होते हैं। लेकिन एनीवे मुझे बाकी अक्रॉस स्टेट अगर बात करें तो सभी ज़िलों के अंदर प्राय देखने में आया है कि पंच बहुत सारे अनअपोज्ड बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर पंचायत पूरी भी अनअपोज्ड, सरपंच का भी अनअपोज्ड हो जाता है। लेकिन पंच का होने का सिर्फ और एक ही रीज़न मुझे समझ में आता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो रोल है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या उनका जो से है वो शायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस वजह से शायद वो नहीं इतने इंटरेस्टेड होते हैं। और नंबर भी अगर आप देखेंगे तो बाकी तीनों लेयर्स के मुकाबले में इनका नंबर भी नॉमिनेशन का कंपेटिवली कम होता है। और अनअपोज बनने का एक कारण जो विलेज में जो भी लोग रहते हैं तो वो आमतौर पर वार्ड के अंदर लोग परिवार के हिसाब से समझौते कर लेते हैं कि एक बार आपके परिवार से होगा, अगली बार हमारे परिवार से होगा। तो इस तरह से भी बहुत सारे पंचेस को अनअपोज्ड चुना जाता है, ऐसा देखने में आया है। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील कितने हमारे जो टोटल
संवेदनशील और अति संवेदनशील की आज के दिन जो फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये चेंज हो सकती है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट के आधार पर भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो दूसरों को दबाने की कोशिश करे या बाहुबली जैसा कोई कार्य करे, तो उससे आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना रहती है। लेकिन आज के दिन हमारे पास में लगभग 77 मतदान केंद्र है, 77 जो संवेदनशील है, और 89 को अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है, और टोटल जिले के अंदर 529 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में अभी तक कोई भी केस इस तरह का नहीं आया है। पूरे राज्य स्तर पर भी बात करें तो सरकार ने जो पिछले 3-4 साल में प्रयास किए हैं, जिसके तहत उन्होंने इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाए हैं या अल्टरनेट यूज़ इसके लिए दिए हैं, उसकी वजह से जो टोटल इंसिडेंट्स थे वो उनका रिडक्शन 23-24% स्टेट के अंदर हुआ है। और 2 बड़े प्लांट्स जिनसे स्टबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर शुरू हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो हमारा जो ज़िला है, क्योंकि ज़्यादातर जीरी का क्षेत्र है और वो कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है चारे के लिए, उसका रेट बहुत है, तो लोग जलाने की तरफ अब इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है, तो इसके ऊपर लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ जो एनजीटी की डायरेक्शंस हैं और हमारे यहाँ पे जो ग्रैप की प्रतिबंध जो लगे हुए हैं, उसके तहत अगर कोई फायर इंसिडेंट पाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एनवायरमेंट कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, और वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम भी ऐसा करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हर रोज़ ये सूचना राज्यों को भेजी जाती है, और सभी राज्य सभी जिलों को ये सूचना उसी दिन वापस भेजते हैं, और उसके आधार पर जहाँ पर भी फायर इंसिडेंट हुआ है वहाँ टीम्स जाती हैं और वहाँ इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा पूरे सभी ज़िलों के अंदर किया जा रहा है, और हमारे ज़िले के अंदर भी सभी गाँवों को, सभी पंचायतों को अलग अलग टीमों में बांट दिया गया है, और पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहाँ पर भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, वहाँ उन गाँव के ऊपर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है।